Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. How are you feeling now? ओके मुझे बहुत एवरीबडी आई नो कच्चा पक्का जिनको मैं जानती हूँ हर घर में कोई ना कोई बीमार है। हमारी टीम में भी कुछ लोग वैसे तो बीमार थे जिनकी वजह से मैं बीमार हुई। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है, यानी हम सच नहीं बोलते इसलिए बुरी बात होती है। पर ओके बाकी हम जो ठीक होंगे ना इंशाल्लाह हम आपस में साथ मिलके ही ठीक हो जाएंगे। तो इतनी बीमारी ओके है। खुशखबरी से हमने आज शो स्टार्ट करना है। वैसे तो कुछ खुशखबरियाँ ही हैं हमारे लिए, पिछले बहुत से हैं। मतलब अमेरिकी सदर को देखें तो वो एक और मूड में नजर आते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो है? बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनते जा रहे हैं और ये उनकी एक्चुअल ख्वाहिश है। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि ये आपको उन्होंने हमें कंफर्म किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यानी वो अपनी एक लेगेसी जो है वो देखें, अब उनको पता है दिस इज हिज लास्ट चांस। तो वो अभी से उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है और बहुत सी नुमाया चीज़ें वो अपनी फेदर्स इन हिज हैट टाइप सिचुएशन होती है ना, वो फिल करना स्टार्ट हो गए हैं। एंड व्हाट ही डिड एंड ही इज कमिंग आउट टू बी अ पीसमेकर सर्टेनली। अगर वो गज़ा और इजराइल और फ़लस्तीन वाला मसला भी हल करा देते हैं तो फिर तो वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंगबंदी कराना, और इसका वो भरपूर क्रेडिट लेते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने तो दोनों को कह दिया था कि तजारत नहीं होगी। और तजारत में कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको पता है? जितनी भी उनकी नेगोशिएशंस थी, अजीत डोवल जब मौजूद थे, जयशंकर जब मौजूद थे, जयशंकर जब इनकी हलफबरदारी पे भी मौजूद थे, तो वो तजारत के लिए ही मौजूद होते हैं, उसी पे बात होती है ज़्यादातर। इंडिया को ये कह देना, और जो अमेरिका चाइना वाले मामला चल रहे थे, इंडिया जाहिर है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। ये कह देना कि तजारत नहीं होगी और फिर इंडिया सीज़ फायर पर आमादा हो जाता है, तो फिर ये नरेंद्र मोदी का जो बयान था कि तजारत नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, तो सर आपने व्यापार के लिए फिर सीज फायर किया नहीं, और फिर आपको बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया ना कि तजारत अगर चाहते हैं तो सीज फायर करें। मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सी चीज़ें हैं दैट वर इन द मेकिंग इन द बैकग्राउंड, और टाइमिंग भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की थी। हाउ थिंग्स जस्ट वर्कड आउट। भारत को जंग के महाज पर इबरतनाक शिकस्त देने पर पाकिस्तान में जश्न का समा है, वो तो ऑब्वियसली है ही है। और मुल्क की फ़िज़ाएँ जो हैं वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से अब तक गूंज रही हैं। मगर दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और भारतीय उन्हें नरेंद्र की जगह सरेंडर के नाम से पुकारे। एक तो ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग एक दे देते हैं ना, मैच करती हुई राइमिंग चीज़ें। इस जंग से भारत का जो फौजी नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, मगर मसला कश्मीर जो आलमी मंजरनामे पर धुंधला गया था एक बार फिर सामने आ गया है, विच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट टेक फॉर पाकिस्तान आउट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। और कल डॉक्टर अब्बास शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे और वो ये बता रहे थे कि ये ऐसे नहीं हुआ, इत्तफाकियाँ नहीं होती, इतनी बड़ी सतह से जो चीज़ें आ रही होती हैं वो ऐसे नहीं है कि हाँ मसला कश्मीर हम मेंशन कर देंगे। मतलब दो मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर पावर्स हों और भारत जिसका हजम साइज इकोनॉमी ट्रेड इतनी बड़ी है, एक बोन ऑफ कंटेंशन ही मसला कश्मीर है, उसका मंजर आम पर दोबारा आना, रीसर्फेस होना, उसका अमरीकी सदर की तरफ से मेंशन होना, ये कोइंसिडेंस नहीं होती हैं चीज़ें, ये प्लांट होती हैं। इसके पीछे मुल्कों की एफर्ट्स होती हैं और इसके पीछे पाकिस्तान की एफर्ट थी। अगरचे भारतीय वजारत खारजा इस बात पर अड़ी हुई है कि मसला कश्मीर में किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है, मगर मौजूदा हालात बता रहे हैं कि शायद ना चाहते हुए भी भारत को बातचीत के लिए मेज़ पर बैठना पड़ेगा और शायद वो डिनर टेबल भी हो सकती है, जिसका कल अमरीकी सदर सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। पाकिस्तान एंड इंडिया शुड गो आउट फॉर डिनर। मतलब पूरे वो ना वो कोई लवर्स वाली बात होगी है कि गो आउट फॉर डिनर है और अपने जो सारे मसले हैं उनको आप हल करें। वैसे इस तरह होता नहीं है। खैर एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया समझ रही है कि इस खित्ते को परमानेंट मुस्तकबिल में फ्यूचर में किसी बड़ी जंग से बचाना है तो दोनों मुल्कों को मसला कश्मीर हल करना होगा। हम तो कब से यही कह रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी और मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइया पर, यानी वो डिनर जिसका जिक्र है वो खुद ही कर लें दोनों को इकट्ठा। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का वाज़ेह ऐलान किया है। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे, तुर्किया अच्छे और हर बुरे वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। उधर बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में तस्लीम किया है कि कश्मीर पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने
इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। मोदी की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियों को भी आलमी बिरादरी बड़ी नापसंदीदा नजरों से देख रही है। पूरी दुनिया में अपना राइबेरियन मुल्क है। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हमारे इसहाक़ ने अमरीकी मीडिया से इंटरव्यू में एक बार फिर वाज़ेह किया कि ऐसा कोई भी कदम जंग तसव्वुर आ जाएगा। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि आपको पता ही है कि इंडिया अब तक अपने जो जहाज़ उनके गिरे हैं उनकी तबाही को छुपाता रहा है, मगर कल रिपोर्ट सामने आ गई है। हाँ, तो कल रिपोर्ट भी सामने आ गई। वो पहले ही पता था, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं कि किस तरह इसको छुपाया जाए। तो जी रिपोर्ट सामने आ गई है कि भारतीय तैयारे किस किस मकाम पर गिरे हैं, और जैसे जैसे हक़ाइक़ मज़ीद वाज़े हो रहे हैं, मोदी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी और बढ़ती जा रही है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कहना है कि मोदी ने जो जंग की हमाकत की, उन्हें इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती है। बेसिकली एक शिकस्त खुर्दा बंदे की जो है वो बड़बड़ थी और तो कुछ नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जो उसको अजीमत उठानी पड़ी है इस जंग में, उससे ज़्यादा अजीमत जो है उसको अपने मुल्क के अंदर से उठानी पड़ रही है। सारा मुल्क जो है इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ पे उठ खड़ा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ अपना समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसके भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। बहरहाल फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत अपना सारा गुस्सा, आपको पता है, मकबूजा कश्मीर में निहत्थे और बेगुनाह कश्मीरियों पर निकाल रहा है। इस मरतबा भी कल भी 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया। मोदी हुकूमत की अब हालत ये है कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ भी भारतीय मीडिया के जंगी जुनून के खिलाफ बोल रहे हैं। जनरल मनोज ने साफ कहा कि जंग संजीदा मामला होता है, कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं होती। अवामी सतह पर जंग के बारे में लोगों को उकसाना इंतहाई अफसोसनाक है। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमारी अमन की बातें जो हैं वो मोदी हुकूमत या फिर वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला जो भारतीय मीडिया है उनको समझ आएँ, कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन हो सकता है वो अपने ही लोगों की बातें जो हैं, अपने फॉर्मर आर्मी चीफ की जो बातें हैं शायद समझ लें, लेकिन वी कांट से एनीथिंग बिकॉज वो पूरी की पूरी कौम ही लगता है इस वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला है। और उनको तो अभी तक दे कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि वो वॉर बीच में कैसे रुक गई। भाई हम तो आपको वैसे अच्छे नहीं लगते, हमारी ना सुने, लेकिन आप अपने लोगों की तो सुन लें। डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात पहली चॉइस ही होने चाहिए, और पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा है कि डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात पहली चॉइस ही होने चाहिए थे। अच्छा, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, बहुत सी बातें करनी है। मीर साहब क्या हाल है आपका? अच्छा मीर साहब, अब पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल तक जाना चाहता है जहाँ कश्मीर और पानी और दीगर मसाइल पे भी बात हो और तजारत भी ज़ाहिर डिस्कस हो। इंडिया वाले शायद क्या लग यही रहा है कि नहीं मानेंगे। अब हकीकत भी यही है कि भारतीय हुकूमत बैकफुट पर है, सख्त प्रेशर में भी है। क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि इस दफ़ा वो मुज़ाकरात के लिए आएंगे या मोदी के होते हुए चांसेस कम ही हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया ना, उस सवाल में आपकी और मेरी और पाकिस्तानियों की एक अक्सरियत जो है उनके जज्बात की तर्जुमानी भी है कि हम पाकिस्तानी मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, अगर मैं हिस्ट्री के एक स्टूडेंट की हैसियत से तारीख़ पे निगाह डालता हूँ, तो जो ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है मुझे मुख्तलिफ इंडियन गवर्नमेंट्स का, वो ये नज़र आता है कि ये जब ट्रबल में होते हैं ना, जब ये फंसते हैं, जब इनको शिकस्त अपने सामने डांस करती हुई नज़र आती है, तो ये फ़ौरन सीज़ फायर पर राज़ी हो जाते हैं, ये मुज़ाकरात पर भी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये जो है वो मुज़ाकरात को आपके ख़िलाफ़ एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये अब मैं शुरू से नहीं मिसालें नहीं देना चाहता आपको, टाइम नहीं मैं आपका ज़ाया करना चाहता। ये 1948 से ऐसा ही कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आपको जो मीडिएशन की ऑफ़र किया ना, ये पाकिस्तान के 68 इयर्स ओल्ड स्टांस की विक्ट्री है। 1957 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब अमेरिका गए, अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर से मीटिंग की और उनको कन्विंस किया
कि आप कश्मीर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेडिएशन करवाएं, या फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन है कश्मीर की आप उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आइजनहावर साहब ने आपसे उसकी एक प्राइस मांगी थी, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। आइजनहावर साहब ने कहा कि आपके पेशावर के करीब एक एयर बेस है, उसको कहते हैं बडाबीर एयर बेस, वो एयर बेस हमें चाहिए क्योंकि हमने सोवियत यूनियन की जासूसी करनी है। तो सोहरवर्दी साहब ने उनको कहा कि ठीक है, अगर आप कश्मीर का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगे हम आपको एयर बेस दे देते हैं। और सोहरवर्दी साहब ने वो एयर बेस दे दिया अमेरिका को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर अमेरिका ने एयर बेस लेके सोवियत यूनियन की जासूसी तो शुरू कर दी, लेकिन कश्मीर पर हमारा ज़्यादा साथ नहीं दिया। 1962 में जब चाइना की और इंडिया की लड़ाई हुई तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि भाई वो इंडिया की सारी फ़ौज जो है वो कश्मीर के बॉर्डर से हट के हमारे बॉर्डर पे आ गई है, नो आपके लिए सिर्फ फ्री वॉक है, आपने बस जीपों में बैठ के ट्रकों में बैठ के श्रीनगर जाना है और जाके आपने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगाना है। तो अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका ने उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान से कहा कि आप चाइना और इंडिया की लड़ाई में पार्टी ना बने और खामोश बैठें, हम मसला कश्मीर हल करवाएंगे। एक दफ़ा फिर अमेरिका ने वादा किया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिर 1965 में हमारी लड़ाई हो गई, फिर 1971 में हमारी लड़ाई हो गई। उस वक्त निक्सन साहब ने कोशिश की इंदिरा गांधी के साथ मामला तय करवाने की पाकिस्तान, इंदिरा गांधी नहीं मानी। फिर ये चलता रहा। फिर 1999 में कारगिल की जंग शुरू हुई तो क्लिंटन ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त सीज़ फायर करवाया। फिर ये 6 साल पहले 2019 में जब अभिनंदन साहब को हमने गिरफ्तार किया तो अगेन ट्रंप साहब अमेरिका के सदर थे, वो बीच में पड़े, अभिनंदन को वापस करवाया, लेकिन इंडिया ने आपके साथ मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मैंने आपको मिसालें दी हैं बाकायदा। 1962 जो है वो एक, उसमें पाकिस्तान ने न्यूट्रल रोल अदा करके एक एहसान किया इंडिया पे, एहसान किया, इंडिया ने एहसान फरामोशी की। उसके बाद 2019 में आपका पायलट जो है वापस करके आप पे फिर एक एहसान किया, आपने फिर एहसान फरामोशी की, मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। अब हमने फिर एक दफ़ा फिर सीज़ फायर जो किया है तो ये ट्रंप साहब ने मोदी को फेस सेविंग दी है। तीसरी मरतबा हमने एहसान किया है, हमने एहसानात की हैट्रिक कर दिया है। अब भी अगर मोदी साहब जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इतनी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करेंगे, ये सोचने की बात है। और हम इंतज़ार करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कब पाकिस्तान और इंडिया के मीनिंगफुल मुज़ाकरात शुरू करवाते हैं। इंतजार हम सबको ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार नहीं होगा इंडिया को जिस तरफ वो जाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और खास तौर पे जिस तरफ चल रहे हैं। चले उसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया के साथ ये हो रहा है और दूसरी जानिब इजराइल को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और वो अपने ही ऑब्वियसली महल्ले के चौधरी तो बनना चाहते थे, लेकिन ट्रंप का दौरा सऊदी अरब जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका इस इलाके की बड़ी पावर किसको देख रहा है। और वो इसके बाद दोहा भी जाएंगे और ममालिक भी जाएंगे। इजराइल नहीं गए हैं और ना जाने का इरादा है। तो इजराइल को ये एक पैगाम ही हो गया ना, तो क्या मशरिक वुस्ता में भी बैलेंस ऑफ पावर बहाल होता आप देख रहे हैं अमीर साहब? देखिए, जो ट्रंप साहब है ना इस वक्त वो ये समझते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उनको ह्यूमिलेट किया है। ट्रंप साहब ने एक ऐसी पोजीशन ली जो कि हमारे ख्याल में प्रो इजराइल पोजीशन थी, हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने ट्रंप साहब की तरफ से जो सीज़ फायर की अपीलें थीं उनको नहीं सुना और उन्होंने बमबारी जारी रखी, बेगुनाह फ़लस्तीनी औरतों बच्चों का कत्लेआम जारी रखा। तो जो ट्रंप साहब जो हैं गज़ा में कत्लेआम नहीं रुकवा सके, तो ये वो समझते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है। फिर उनकी एक दूसरी नाकामी आई यूक्रेन में। ट्रंप साहब का ख्याल था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद यूक्रेन में सीज़ फायर करवा देंगे, तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वही उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो अब ये ट्रंप साहब को तीसरा मौका मिला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो कश्मीर में लड़ाई है तो इसको रुकवा कर उन्होंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन करवाएं और मसला कश्मीर हल करें। और वो बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं और इसमें उनकी सऊदी अरब ने काफ़ी मदद की है। तो अब ट्रंप साहब सऊदी अरब गए हैं तो वहाँ पे
बहुत से मामलात पे बात होगी, इस मामले पे भी बात होगी, कश्मीर के मामले पे भी बात होगी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अगर वो किसी तरीके से मसला कश्मीर हल करवा देते हैं तो मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है, कश्मीर का मसला जो है उसकी वजह से साउथ एशिया जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है कई साल से। एक चंद दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान एक एटमी जंग के करीब करीब थे, लेकिन ट्रंप साहब ने एटमी जंग रुकवाई। तो अब अगर वो मसला कश्मीर भी हल करवा देते हैं तो ये इस पूरे रीजन की कामयाबी नहीं होगी, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की कामयाबी होगी, क्योंकि यहाँ पर साउथ एशिया में अमेरिका का भी इंटरेस्ट है और चाइना का भी इंटरेस्ट है, यूरोप का भी इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है, इंडिया का भी इंटरेस्ट है। तो हम में से कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला हल करवा देते हैं तो यकीनन वो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार ठहरेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी ऐसा चाहती है? इस सवाल का जवाब तो नरेंद्र मोदी का आने वाले चंद दिनों का जो रवैया है वही इसका जवाब देगा। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और नोबेल पीस प्राइज़ का चांस लग रहा है, ले लेना चाहिए उनको। लेट्स सी, वी वुड ऑल वेट फॉर दैट कि अगर सदर ट्रंप आके ये सारी चीज़ें कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो मगर हो जाते तमाम तो अवार्ड उन्हें मतलब ले ले नोबेल पीस प्राइज जाने चाहिए। अच्छा मीर साहब, कमिंग बैक टू भारत, जाहिर है उन्हें बहुत सारे महाजों पर नाकामी हुई है, जंग में तो सर्टनली हुई ही, सिफारतकारी पे हुई, उनके मीडिया ने अपना मजाक उड़ाया, जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाई, और एक ये भी वजह है जिसकी वजह से दुनिया ने उनके नैरेटिव और उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना इमेज तबाह कर लिया। लेकिन आपको लगता है कि उन्हें भी अंदर अंदर कहीं पता है कि हमारे साथ ये हुआ है, या वो बस वो एक आंखों पे पर्दा डाले बैठे हैं और मतलब उन्हें कोई आई गई होगी। हाँ, उन्हें कोई नहीं समझा सकता कि हाँ हमारे साथ ये हो गया है? देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ अब तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि उनको शिकस्त हो चुकी है। कल शाम को उन्होंने जो एक एक्स पर अपना स्टेटमेंट पोस्ट किया है, यकीनन आपकी नज़रों से गुज़रा होगा, लेकिन आपके और आपके नाजरीन की आसानी के लिए मैं उसको पढ़ देता हूँ। मोदी साहब जो हैं उन्होंने कहा है, To those who feel slightly dejected at their scores, I want to tell them, 1M can never define you. Your journey is much bigger, and your strengths go far beyond the mark sheet. Stay confident, stay curious, because great things await. तो मोदी साहब ने कहा है कि जो स्कोर था, यानी कि स्कोर जो कि पहले 5-0 था, फिर 6-0 हो गया, तो वो कह रहे हैं जी इस स्कोर से मुझे पता है कि कुछ लोग डिजेक्टेड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि इंतज़ार करें, अभी ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो ये एक तरह से एतराफ़ शिकस्त भी है, लेकिन साथ ही साथ वो वंस अगेन ट्राइंग टू फूल हिज ओन पब्लिक, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि शायद ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये कोई एयर फोर्स की लड़ाई नहीं थी, ये कोई हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई नहीं थी, शायद ये कोई बॉक्सिंग मैच था जिसका एक राउंड जो है वो पाकिस्तान जीत गया, तो अब अगला राउंड हम जीतेंगे। तो ये जो उनकी एक्स पे स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं। एक तो ये कि उन्होंने मान लिया कि पहला राउंड हम हार गए, तो क्या अब वो अपनी पब्लिक को कह रहे हैं कि इंतज़ार करें, दूसरा राउंड हम जीतेंगे? तो दूसरा राउंड का मतलब यह है कि आप एक दफ़ा फिर उनको जंग की तरगीब दे रहे हैं और कह रहे हैं वेट करो, अगला राउंड हम जीतेंगे। तो इसका मतलब है कि फिर आपने जो सीज़ फायर किया है, वो आपने सीज़ फायर जो है वो सिर्फ रुसवाई से बचने के लिए किया है, क्योंकि आपको तो बहुत बुरी शिकस्त हो रही थी। तो शिकस्त से बचने के लिए आपने बीच में अमेरिका को डाला और आपने सीज़ फायर कर लिया। और ये क्या वैसा ही सीज़ फायर है जैसा कि आपने 1948 में भी किया था, जब अमेरिका भागा भागा जो है वो यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा और सीज़ फायर करवा दिया, और उसके बाद फिर कभी भी आपने मसला कश्मीर हल नहीं किया। तो इंडियन मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स जो हैं वो ऐसे शाया हो रहे हैं
जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया को न सिर्फ ये कि एक मिलिट्री डिफीट हुई है बल्कि इंडिया को एक डिप्लोमेटिक डिफीट भी हुई है। और ये न सिर्फ बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो ये आर्टिकल लिख रहे हैं, बल्कि उनके सोशल मीडिया पे बहुत से जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम तो ये जंग हार गए हैं। लेकिन हम जो है वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जिन्होंने कि मेडिएशन की ऑफ़र की है कश्मीर पे, वो मोदी साहब को समझाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया ये बॉक्सिंग का मैच नहीं है, दूसरे राउंड के ख्वाब मत देखो, टेबल पे बैठो, टॉक्स के ज़रिए कश्मीर का मसला हल करो। Let's see and let's hope कि ऐसा ही हो। होपफुली हालांकि हमें कभी कभार लगता है ना सोच के कि मतलब ये मसला हल हो जाए तो क्या ही बड़ी बात होगी, और ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में हमने इतना कुछ होते हुए देख लिया है दैट आई वुड से डोंट लूज होप इंशाल्लाह। और अभी अब्दुल बासित साहब से हम बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब। वैसे तो आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल भी गया इन्हीं कुछ दिनों में। पहले तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ममालिक, ये कोई आज की खबर नहीं है, दहाइयों से हकीकत स्टैब्लिश्ड है। ये सब जानते हुए इतना मिस एडवेंचर कर देना और सिर्फ कहना नहीं, जंग शुरू कर देना पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि ये शौक ही क्यों आया कि आओ जंग करें? ये कैसे कर दिया? मोदी को तो जंग छेड़ने का शौक क्यों था, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऑब्वियसली इंटरनल डायनामिक्स ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, और उसी की वजह से ये सारा रैचेट अप हुआ, इंटेंसिफाई हुआ, और जो लोकल पॉलिटिक्स थी, और वही मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए ना तो 2024 में जो पिछले साल इंतखाबात हुए मोदी साहब का, उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो नीचे आया। 2019 में उन्होंने लोकसभा में 305 सीटें जीती थी, और इस दफ़े जो है पिछले साल जो इलेक्शंस हुए उनकी सीटें कम हो गई, 250 हो गई। दूसरी बात ये भी है कि एक एंटी रेटरिक उनको सूट करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान बकौल उनके दहशतगर्दी करवाता है भारत में, तो पाकिस्तान को हैमर करना चाहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नैरेटिव रहे। और फिर जो है मुसलमान जो भारत का है उसके ख़िलाफ़ भी जो है एक लिहाज से आप देखिए तो इस वक्त जो मुसलमान भारत के पूरे एहतजाज थे वक्फ प्रॉपर्टी कानून को लेकर, वो भी एहतजाज अब ख़त्म हो गया है। उसके अलावा उनको मज़ीद मौका मिल गया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो एक रेजिस्टेंस चल रही है उसको उस पर मज़ीद मज़ालिम ढाएँ। तो मुख्तलिफ इसके असबाब हैं, और फिर जो है एक ह्यूबरिस्टिक एलिमेंट भी है, एक एरोगेंस है, हिंदुत्व का जो एक माइंड सेट है वो भी प्ले करता है सारे मामलात में। तो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिसने पुश किया मोदी को कि वो पहले तो ये पहलगाम जैसा एक बिल्कुल ही एक आई वुड से कि उसको फॉल्स फ्लैग ही कहा जा सकता है, ये ड्रामा रचाया, जिस तरीके से पाकिस्तान पे फौरी तौर पे एक्शन ले लिया, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, और दुनिया ने हमने देखा किसी ने भारत की बात नहीं मानी। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि डिप्लोमेटिकली आपको सपोर्ट ना मिले, तो दुनिया को भी दिखाना है कि जी देखिए हम तो बड़े सीरियस है इस मामले में, वो कि आपने डिप्लोमेटिकली हमें उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि हम बड़े इसमें हमारी एक वी आर श्योर कि पाकिस्तान से हुआ है तो इसलिए हम एक्शन लेने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ पहलू हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार होता है ओवरऑल, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट का। और फिर जो है RSS के अंदर भी चूंकि मोदी की हुकूमत के बारे में बड़े क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, जो हिंदुत्व के लोग हैं तो उनको भी थोड़ा ठंडा करने के लिए अपनी जो हिंदुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी एक ज़रूरी था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काइनेटिक एक्शन लिया जाए।
इंटरेस्टिंग। सो दीज वर ऑल द रीजंस। बात साहब ये भी बताइएगा कि अब जंगी मैदान में अपर हैंड मिलने के बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते हुए भी ऑब्वियसली चाहेगा कि दबाव तो रखना चाहिए, सिंतास और कश्मीर दोनों पर बात ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेटबैक भारतीय हुकूमत को हुए हैं, क्या उसके बाद ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो हमारी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए मान जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, पाकिस्तान ने तो 5 अगस्त 2019 के बाद हमने भी एक पोजीशन ले रखी थी कि हम भारत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक कि वो 5 अगस्त 2019 की सूरत हाल को बदल नहीं देता या उसको वापस नहीं ले जाता। लेकिन हमने देखा कि बिहाइंड द सीन्स मुज़ाकरात होते रहे, जिसके नतीजे में 25 फरवरी 2021 को एक हमने सीज फायर एग्रीमेंट भी किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और अगर आप वो जो डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की स्टेटमेंट है, अगर आप वो भी देखिए तो इसमें ये भी कहा गया है कि हम और भी इशू से बात करेंगे। तो जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को हमें कोई इशू है मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खिताब किया है, उन्होंने भी मुज़ाकरात ही की बात की है। गो के पोजीशन तो जो उन्होंने ली है बड़ी जिंगोइस्टिक ली है, लेकिन अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो वो भी यही कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, बकौल उनके आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे हम बात करना चाहते हैं, या उनके नज़ीर में जो भी वो उसको नाम देते हैं। तो देखिए, हम भी कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, हम भी दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, यही इशूज़ है ना। अच्छा अब्दुल बासित साहब, हमारे लिए भी ज़रा एक सिचुएशन है, आपको पता ही है चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे साथ दिफाई ताउन है, बहुत सारी चीनी टेक्नोलॉजी हमने इस जंग में भी इस्तेमाल की है, JF-17 थंडर, JC-10। फिर अमेरिका हमारी बात भी सुन रहा है, मसला कश्मीर के बारे में डिस्कशन और तस्वीर भी चाहता है, सदर ट्रंप से अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो अब हमें कैसे लेकर चलना है कि अमेरिका भी हमारे साथ चले, चीन भी हमारा दोस्त उसी तरह ये बड़ी यूनिक पोजीशन है इस कोई वक्त, किसी को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते हाँ, हम। लेकिन इस यूनिक पोजीशन का पाकिस्तान किस तरह फायदा उठाए, दैट्स द चैलेंज। देखिए, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही ये इज़हार किया कि वो कश्मीर में मीडिएशन करवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, हम तो इसको वेलकम करेंगे और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका को इंगेज रखें इस मामले में। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनके साथ तो हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वो अपनी नौयत का एक यूनिक रिलेशनशिप है, तो उसमें भी हमें एक एडवांटेज है। और आई एम श्योर, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं पाकिस्तान और चाइना के। और अगर अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, एक मेजर पावर है, अगर वो भी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि जी, और उनको भी इस चीज़ का इदराक है कि जो कश्मीर का तनाज़ा है वो बुनियादी तनाज़े और पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल होना चाहिए, और चूँकि उनका इन्फ्लुएंस भी है भारत में, तो हमें तो इसको वेलकम करना चाहिए और हमें इस पर किसी किस्म भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाइना के साथ रखे हुए हैं, वहाँ हम अमेरिका के साथ भी इंगेज करें और देखें कि कहाँ कहाँ वो हमारी मदद कर सकता है इस खित्ते में अमल लाने। थैंक यू अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग। देखिए, हम ये इतने पर्सपेक्टिव्स ले रहे हैं ताकि हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आए वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, और हम इस पोजीशन का फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। वी आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ द गेन्स वी हैव मेड। बड़ी शहादतों के बाद हमें ये गेन्स जो हैं ये मिली हैं, सो हमें बड़ा भरपूर इसका फ़ायदा उठाना है। अच्छा जी, अब जरा कमिंग बैक टू लोकल पॉलिटिक्स, और आपको पता ही है जब एक मुल्क में एतमाद की फ़ज़ा है, पूरी कौम यकजा है, फिर बड़ा स्ट्रेटिजिकली इमरान खान साहब के 2 साहबजादों का इंटरव्यू भी ड्रॉप किया गया इस मौके पे, और उसमें जो उनकी शिकायतें आगे जाके वैसे बात करेंगे, बट अभी कुछ और है ही। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, ये बताना है हमने या अभी बिल्कुल बताना है जी, बिल्कुल बताना है। और इमरान खान ने जुनेद अकबर को अचानक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से हटा दिया है, और जुनेद अकबर जो है वो मुश्किल से सिर्फ 4 महीने ही इस ओहदे पर फाइज रह पाए हैं, और तहरीक इंसाफ में फैसला साजी का बहरान हर चंद माह बाद कुछ नए अंदाज से सामने आता है, विच वी हैव सीन एक्चुअली। बहुत जोश और वलवले से आए थे, और इन्होंने कहा था कि जी मैं तो हकीकी नुमाइंदा हूँ, और बाकी जो सारे होम्योपैथ 4 महीने के लिए थे, हाँ, जो बाकी सारे होम्योपैथ हैं वो तो बस होम्योपैथी हैं। PTI में तासुर बहुत मजबूत हो गया है कि किसी की सीट, ओहदा, मकाम कुछ भी महफूज नहीं है, बस एक इशारा होता है, सब चला जाता है या आ जाता है। जुनेद अकबर ने इसी वे की तस्दीक भी कर दी है।
मैंने मिस्टर गौहर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं एक मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं, ये ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखते। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ, खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फैसला होगा उन्होंने कबूल होगा। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा इस बारे में, ये भी सुन लीजिए। जहाँ तक जुनैद अकबर साहब की इस्तीफ़ा की बात है, शायद उन्होंने वहाँ दिया होगा, लेकिन चूँकि मैं इधर आया हूँ अडियाला जेल, तो मुझे फिजिकली मौसूल नहीं हुआ, लेकिन यस खबर आई है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। ऐसी क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से जुनैद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया सर? नहीं, वो जो खबर आई थी, जिस तरह खान साहब की डायरेक्शन आई है अलीमा बाजी के थ्रू, शायद उसके पेश नज़र उन्होंने दिया है, लेकिन आज खान साहब से जब मुलाकात होगी तो पूछेंगे कि फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अच्छा, अब ये भी बता दें आपको कि कहा यह जा रहा है कि जुनैद अकबर से इस्तीफ़ा इसलिए लिया गया है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए यकसू होकर तहरीक जो है वो चला सकें, मगर पार्टी ज़राए कह रहे हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है बाय द वे। और तो और ख़ुद पार्टी चेयरमैन गौहर अली ख़ान कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि जुनैद अकबर को क्यों हटाया था। अब एक तासुर ये है कि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के सदर बनने के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अब तक कोई मौसर तहरीक चलाने में नाकाम रहे हैं। वो भी खैबर पख्तूनख्वा में भी नाकाम रहे हैं। एक्चुअली पहले भी ये एक एतराज़ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, इस पे जरा हम मज़ीद बात करते हैं और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी हैदर शिराजी फ्रॉम इस्लामाबाद। हैदर, आपके पास क्या खबर पहुंची है, अंदर की क्या खबर है? एक तो ये सरफेस पे चल रहा होता है ना, इसलिए इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया इन्होंने? देखिए, आपका शुक्रिया। ये अगर मैं इस इवेंट को शुरू से बताऊं तो ये पहले बानी पीटीआई को हमारी इतलात के मुताबिक बताया गया कि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव नहीं हैं और वो ज़्यादातर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारियाँ तकसीम हो रही हैं, जिसका फ़ैसला बानी पीटीआई ने लिया। और गुज़िश्ता 2 माह से बानी पीटीआई को 2-3 माह से मुख्तलिफ मौक़ों पर यह कहा जाता रहा कि जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फ़िट नहीं हैं, इस तरह की बातें की जाती रहीं। और अब चूँकि बानी पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद को कहा है कि तहरीक का आगाज़ करें और आगे बढ़े फाइनल एजेंडा पेश करते हुए, तो इस दौरान वो चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की से तहरीक को एक्टिव किया जाए, पार्टी वर्कर्स को। जुनैद अकबर को ये पैगाम पहुँचाया गया, इसीलिए जुनैद अकबर ने गुज़िश्ता 2 माह में 22 के करीब जलसे और कन्वेंशन किए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, स्वाबी, इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर का हल्का है समेत पेशावर समेत मुतअद्दिद जगह हैं, ये किए। लेकिन बानी पीटीआई को जब ये बात बताई गई, बानी पीटीआई ने अपनी बहनों के ज़रिए जो गुज़िश्ता मुलाकात हुई थी उसमें कहा कि जुनैद अकबर को कहें कि वो ज़्यादा फोकस इस तहरीक के लिए और एहतजाज के लिए करें ताकि वर्कर्स को मुनज़्ज़म किया जा सके। ये बात यहाँ अली अमीन गंडापुर ने यहाँ जुनैद अकबर तक पहुँचाई। जुनैद अकबर ने इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं जो वहाँ स्पीकर से मुलाकात में मौजूद थे, तो वो ये बता रहे हैं कि वहाँ हमें बताया गया है कि जुनैद अकबर को अगर हटाया जाता है या ऐसा कुछ होता है तो पीपल्स पार्टी के भी स्पीकर ऑफिस से राब्ते हुए हैं और वहाँ नवीद कमर जो कि उस कमेटी का मेंबर भी हैं, हिस्सा हैं, तो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाए जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने इससे कबल भी जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब ना हुआ था तो लेटर लिखे थे और इसके लिए कोशिश की थी। अब जिस वक्त ये मामलात वाजे हुए तो बैरिस्टर गौहर एक्टिव हुए, बैरिस्टर गौहर और जुनैद अकबर और अरकान की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने जाके बानी पीटीआई को ये बताया है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जुनैद अकबर एक्टिव थे, उन्होंने 22 के करीब कन्वेंशन वगैरह किए और इसके अलावा अगर ओहदा ले लिया जाएगा तो इसकी वजह से एक मुस्बत मैसेज अभी नहीं जाएगा और पीटीआई के हाथ से ये चेयरमैनशिप भी जा सकती है। जिसके बाद बानी ने कहा कि ये जुनैद पर मुनासिर है कि वो सदारत रखें या ये रखें या दोनों अगर जारी रख सकते हैं वो जारी रखें। तो लेकिन कल की जो मुलाकात है तो फिर जुनैद ने खुद ये फैसला किया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं चलाएंगे, सिर्फ सदारत चलाएंगे।
देखिए ये कल का ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो आपने शॉट चलाया है ये कल सुबह का है, कल सुबह की गुफ्तगू है। इसी दौरान जिस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी तो शाम तक बैरिस्टर गौहर को जुनैद अकबर ने खुद इस्तीफ़ा पहुंचा दिया था कि अगर पार्टी ये इस्तीफ़ा मेरा कबूल करती है, ये इस्तीफ़ा आपको पहुंचा देते हैं। और मेरी अलीमा खान साहिबा से भी बात हुई और बैरिस्टर गौहर से बात हुई। अलीमा खान ने ये कहा है कि खान साहब का पैगाम था कि जुनैद अकबर हट जाएं। और बैरिस्टर गौहर से जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि जुनैद अकबर ने मेरे अडयाला जाने से के दरमियान ही कहीं मेरे ऑफिस में ये इस्तीफ़ा पहुंचा दिया है और मुझे मौसूल हो गया है। लेकिन जब मैं बानी पीटीआई से मिला तो उन्होंने कहा जुनैद अकबर काम जारी रखें। लेकिन इस दौरान एक और बात आपको बताऊं कि ये जो मुलाकातें कल हुई हैं इसके लिए वज़ीर आज़म की जो भारत के हवाले से तकरीर थी, इस दौरान पीटीआई जो खामोश रही और उन्होंने एहतजाज ना किया। इस दौरान स्पीकर के साथ ये तय हुआ था कि बानी पीटीआई से इमरान खान के बहनों को की और वो रहनुमाओं की मुलाकात की इजाज़त होगी, तभी ही इस सूरत में वो खामोश हुए थे। तो इसीलिए कल मुलाकात हुई और ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस दौरान हमें ये भी देखना होगा कि पार्टी के अंदर ऐसे अरकान मौजूद हैं जो बानी पीटीआई को मुख्तलिफ मौक़ों पर जाकर एक दूसरे ग्रुप्स की शिकायतें लगाते हैं। तो ये भी अगर ये मुलाकात की इजाज़त ना होती या मुलाकात वाली सेटलमेंट ना होती तो वज़ीर आज़म की भारत से मुताल्लिक जो तकरीर थी उसमें भी पीटीआई शोर शराबा करती। मैं आपको एक इस हवाले से तफसील बताऊं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में। जब ये वज़ीर आज़म की तकरीर का मामला था तो पीटीआई के रहनुमा आपस में दस्तो गरेबां हुए। पीटीआई के मोतबर ज़राए 4 मेंबर असेंबली जो कि उस मीटिंग में मौजूद थे जिस वक्त फैसला करना था कि एहतजाज में जाएं या ना जाएं, उस वक्त एक दूसरे पर शदीद जुमले कसे गए। इस हद तक कि वहाँ पर बैठे हुई ख्वातीन अरकान आबदीदा हो गई और इस दौरान वोटिंग हुई कि बताया जाए कि हम वज़ीर आज़म की तकरीर में जाएं या ना जाएं। और अरकान ने कहा कि पुलवामा के वक्त उस वक्त हमें अपोजिशन ने इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया तो हमें एहतजाज करना चाहिए। जिस पर बैरिस्टर गौहर और आमर डोगर के बारे में बताया जा रहा है वो पहले ही स्पीकर से बात कर रहे थे कि हम खामोश रहेंगे और कौमी यकजहती का सबूत देंगे। लेकिन अरकान के ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कहा ये कि हमें एहतजाज करना चाहिए क्योंकि बानी से हुकूमत भी कोई नरम गोशा नहीं दिखा रही और उनसे बहनों की और हमारी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जिसके बाद वोटिंग का फैसला हुआ। वोटिंग में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि अरकान की अक्सरियत ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि आप जाएं। इस दौरान हमारे सोर्स ये बता रहे हैं जुनैद अकबर खड़े हुए कहा कि जब पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत वोटिंग में ये कह रही है कि आप जाकर एहतजाज करें तो आप इसका मतलब है यहाँ डिक्टेटरशिप की तरह एक तरफा फैसले कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लें। इस दौरान ख्वातीन अरकान आबदीदा हो गई और लेकिन इससे कबल बहुत शिद्दत की जुमलेबाजी हुई। इसमें इकबाल आफरीदी मौजूद थे, इसमें सनाउल्लाह मस्तिखेल मौजूद थे, इसमें आसिफ खान मौजूद थे, इसमें जरताज गुल थी और जरताज गुल ने एक मौका पर कहा हमें जाना चाहिए। तो अरकान ने कहा कि आप बैरिस्टर गौहर की जानिब से क्यों उनकी इमा पर बात कर रही हैं, आप खुद बताएं, आप बैरिस्टर गौहर खुद आके हमें बताएं। तो इस हद तक एक दूसरे पे तकसीम थी इस मुद्दे पर। लेकिन बहरहाल आतिफ खान इसके अलावा बैरिस्टर गौहर इन अफराद ने कहा कि मुल्क की सलामती का मामला है, हमें बहुत सारी चीजें बुलाकर जाना चाहिए। वरना आपको पता ही है कि भारतीय मीडिया किस तरह उन्होंने किस तरह इस चीज को उछालना था, किस तरह वो उछालते हैं अपने टॉक शोज में, अपने पूरे मीडिया में। अच्छा फैसला किया आपने कि आपने यकजहती का इजहार किया और ऐसे मौके पे जब लिटरली कौम को यकजहती की जरूरत थी भी और कौम यकजा हुई भी है, आप भी इस यकजहती में बाकी कौम के साथ आके खड़े हुए। थैंक यू फॉर द इनसाइट डिटेल्स जो आपने दिए। दैट्स ऑल द टाइम। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बातें आपके पास है, लेकिन मेजॉरिटी आप ये सोचिए ये चाहती थी कि वो इस मौके पे एहतजाज करें और बहुत कुछ करें और वज़ीर आज़म को तकरीर ना करने दें। नहीं, और क्योंकि एहतजाज के तो बहुत मौके हैं, पहले भी आए आगे भी आएंगे, लेकिन ये मौका ऐसा था कि इसमें तो यूनिटी दिखाना, नॉट जस्ट टू भारत जिसके साथ एक जंग चली हुई थी, टू द वर्ल्ड
कि हम बड़े यूनाइटेड हैं ऑन दिस एस्पेक्ट, उसके बाद हमारी जो लड़ाइयाँ और इख्तलाफ हैं वो चलते रहेंगे उनके लिए बहुत टाइम। क्योंकि हमारे जो लूप होल्स अभी भी दुनिया के सामने आ रहे हैं ना, वो लिटरली सिर्फ वो यूट्यूबर्स हैं जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं जो सारा दिन बैठ के अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपने डॉलरों के लिए ये पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और इस जंग की सूरत हाल पर तनकीद करते हैं पाकिस्तान को लेकर, वो उठा के इंडियन मीडिया चला रहा है। अच्छा जी, आबदी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट। अब साहब, हाल ही में ना वीज़ा कैटेगरी में बरतानिया में ज़रा तब्दीलियाँ हुई हैं, खुसूसन स्किल्ड वर्कर्स के लिए बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। आपके ख्याल में जो नए कवानीन आए हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए किस हद तक असरअंदाज होंगे? बरतानिया अब तक एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर पाकिस्तानी तलबा को, बल्कि दुनिया भर से तलबा को, लेकिन पाकिस्तानी तलबा को बहुत आसानी से जो है वो वेलकम भी किया जाता था और दाखिले भी मिल जाते थे, और उनका एक कैरियर पाथवे भी था और बड़ा अलाइंड था हमारी इन्वायरमेंट से, ठीक है ना, और हमारी ज्योग्राफी से भी, फिर वहाँ पर हमारे जो कनेक्शंस थे, जो नेटवर्किंग थी, उसके हिसाब से इट इज़ स्टिल अ कंट्री वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान गो। अब ये जो वाइट पेपर अभी आया है हाल ही में, वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को देखता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ को, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ आता हूँ कि पहली बात तो ये कि स्टूडेंट की जो वीज़ाज़ हैं उसमें अभी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत कर दी गई है कि वो अपने कंप्लायंस असेसमेंट को ज़रा और सख्त कर दें और कोशिश करें कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को लें। दूसरी बड़ी जो चेंज आई है वो आई है कि जो ग्रेजुएट रूट वीज़ा था, जो कि हर बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद 2 साल में मिलता था, 2 साल के लिए, उसे अब 18 महीने कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ स्किल्ड वीज़ाज़ हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी आई है, और जैसे हेल्थ केयर वीज़ाज़ थे या दूसरे, लेकिन वो फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि टाइम नहीं है। लेकिन इस बात का ये लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि आप लोग अब काउंसलिंग करें, सोचें, समझें। यूके स्टिल आपकी एक अच्छी डेस्टिनेशन समझी जाती है और है, लेकिन प्लीज़ प्लानिंग करें, काउंसलिंग करें, राइट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें और पढ़ने के लिए जाएं। सो ये तो स्टूडेंट्स के लिए थे, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी एवेन्यूज़ भी चेक करें, मतलब हम आबदी साहब से जब भी बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मतलब सिर्फ यूके यूएस पे कंसंट्रेशन ना हो, देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज़। जर्मनी बड़ा सामने आ रहा है, मतलब जहाँ आप एक्चुअली देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 1.5-2 साल से ख़राब तरीन ही हम कहेंगे परफॉर्मेंस जो रही है, उसने शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूस किया है। एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर मेज़बान भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ा ही सदमा ही हो गया था एक्चुअली। अच्छा, मैं क्या रहा है यहाँ पे हमें एक बात इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, हुमा, ये बात बड़ा करना ज़रूरी है। बताओ जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह हमने जंग के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को शिकस्त दी है, मीडिया के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, मीम्स के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, वाहिद क्रिकेट हमारा एवेन्यू है जिसे हमें सिर्फ क्रिकेट के तौर पर अब नहीं लेना। इट इज़ अबाउट आवर रेपुटेशन, हमारी इज्जत, हमारी तौकीर, हमारा पूरा इमेज एट स्टेक होता है जब हमारी क्रिकेट टीम इंडिया के सामने लेटी होती है, बुरा परफॉर्म करती है, बेड़ा गर्क हशर नशर हुआ होता है, और उससे क्या होता है, पूरे मुल्क का इंप्रेशन खराब होता है। I mean, who would have thought? I guess there is some truth to that. पूरे मुल्क का, हमारे किसी एक स्पोर्ट को, एक सेकंड, लेकिन किसी एक स्पोर्ट पे इतना मतलब इंसार कर देना कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन ऑफ हो गई, आई डोंट टोटली बिलीव इट, बट ओके फाइन। मैं आपको बताऊं, हमारी क्रिकेट का जो हशर होता है और जितना बड़ा है क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान में, उसकी वजह से हमारे मुल्क का इमेज तबाह होता है, उसकी वजह से हमारे अफवाज पाकिस्तान का इमेज तबाह होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना सारे ही ऐसे हैं, हम सारे ऐसे नहीं हैं। आई डोंट नो आई स्टिल फील के क्रिकेट इज अ स्पोर्ट और हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, रिगार्डलेस कि हम वो जंग जीते या हारे या जो भी सीन है। स्पोर्ट इज अ स्पोर्ट। और अब्दुल्ला, बाय द वे, पहले भी हमने एक पहले दुश्मन को रहने दे, वो क्या समझ, वो तो अपने आप को समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है, इसलिए लेट दैट सुप्रीमेसी उन्होंने इस तरह डेवलप की थी, और ये क्रिकेट में भी उनकी सुप्रीमेसी का बड़ा हाथ है।
बड़ा इमेज है इसका, बड़ा इसका असर होता है। नहीं तो फिर इसमें ये लगता है कि मतलब वी वांट टू विन अगेंस्ट एवरीबॉडी। अब सारे मुल्कों से जंग तो नहीं है ना, इंडिया के खिलाफ हम जीतना चाहते हैं, व्हाई नॉट, बट नॉट बिकॉज कि हमारी कोई वॉर चल रही है। आई वांट टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, आई वांट टू विन। तो लिहाजा मुझे इसको एज अ जंगी वो ना आप बनाएं, मुझे ऐसा लगता है। जंगी नहीं बना रहा मैं, लेकिन क्रिकेट में जब हम बुरा परफॉर्म करते हैं उससे हमारा तमाम इमेज मुतासर होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन स्क्वॉश में जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, और बाकी हजार और बॉक्सर्स हमारे रोज हमारे ही पैनल पे आए होते हैं जो लिटरली इंडिया को ही हरा के आ रहे होते हैं। So we do treat sports as sports. मेरी बात सुने, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जियो पे बैठ के, बाकी सारे 4-4 घंटे के टाकरा होते हैं। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन तो फिर आप उस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच की ही बात कर रहे हैं इस टाइम। इंडिया से आप नहीं हार सकते और इस तरह पैर दर पैर नहीं हार सकते, और उनकी एक क्रिकेट पे सुप्रीमेसी है, हमें उसे खत्म करना है और हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आई हैव अ डिफरेंट व्यू, बट लेट्स सी। एनीवे आगे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब्दुल्ला, यूड लाइक टू नो दैट। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हैसन है, उनको व्हाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। There you go. और अबूरी कोच की जिम्मेदारी निभाने वाले आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का ओहदा दिया गया है। माइक हैसन कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं। हैसन इंडियन प्रीमियर लीग के मारूफ फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर काम कर चुके हैं। कीवी टीम की कोचिंग के फराइज भी सरअंजाम दे चुके हैं, और दूसरी तरफ चैंपियंस कप की 5 मैंटोस को भी फारिग करने का फैसला किया गया है। वकार यूनस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह, सरफराज, गुज़श्ता बरस इनकी खिदमत हासिल की गई थी। इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं बतौर मेंटोर्स, ये खुद ही अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक मिसबाह-उल हक सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारी जा सकती हैं। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा कि नए मेंटोर्स की तैनाती तक वो PCB के साथ काम करते रहेंगे। अच्छा जी, राशिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं, और भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ, माजिद भट्टी साहब। चले, माजिद भट्टी साहब भी हैं। पहले तो ये इस बात का, हाँ, ये जो अभी अब्दुल्ला ने कहा है राशिद भाई कि हमें हमारा रेप्यूटेशन इज़ एट स्टेक, और हमें लिटरली एक वॉर फुटिंग पे अपनी टीम को ठीक करना है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला भाई की बात मुत्तफिक हूँ मैं, क्योंकि प्रोफेशनल में हमेशा यही बात करता हूँ, प्रोफेशनल का गेम है, चाहे वो फौज हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदाजा हो जाता है कि आप किस तरह से डेटा यूज करते हैं, किस तरह से लोग यूज करते हैं, और किस तरह से आपको वॉर फुटिंग पे होना है। लेकिन क्रिकेट में हमारे बहुत पीछे हैं, हम अपने यारों दोस्तों को हमने बोर्ड में रखा हुआ है। क्या हम फौज में अफवाज पाकिस्तान में ऐसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। स्टेक पे, अपनी लाइफ स्टेक पे होती है। तो हमारी क्रिकेट स्टेक पे कहाँ पे आ गई? हम नजम सेठी साहब का दौर देख रहे हैं, हम ज़का अशरफ साहब का दौर देख रहे हैं, और हम नजम सेठी साहब इनका नकवी साहब का दौर देख लेते हैं। देखिए, 4-5 चीजें होती हैं बोर्ड चलाने के लिए। क्रिकेट ऑपरेशंस होती हैं वो हम कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो नकवी साहब कर सकते हैं। क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं कर पा रहे, कमर्शियल का भी नहीं कर पा रहे। क्रिकेट डिसीजन कौन से हैं कि हम बाबर आजम को कप्तान लेके आते हैं और शाहीन अफरीदी को हटा देते हैं, ये क्रिकेट डिसीजन हमारे फेल हो गए। हम गैरी कस्टन को लेके आते हैं और गैरी कस्टन चला जाता है, हम क्रिकेट डिसीजन में फेल हो गए। हम जैसन को लेके आते हैं, वो भी चला जाता है, हम फेल हो गए। हम आकिब को लेके आते हैं, फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आता है, हम फेल हो गए। हम मेंटोर्स लेके आए, मेंटोर्स भी चले गए, हम फेल हो गए। हर जगह तो आप फेल हो गए। तो ये पूरा कलेक्टिवली बोर्ड का फेलियर है ये। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा पाएंगे? मुश्किल हो जाता है, आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लेके जा सकते हैं। कोई एक फैसला जब से 6 फरवरी 2024 से जब से आए मैं, एक डिसीजन मुझे बता दें। 6 को आए, उन्होंने क्या नाम है, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। और 15 फरवरी को मुझे जहां तक याद है, हफीज को रिमूव कर दिया। 15 मार्च को वापस लेके आ जाते हैं, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप वापस दे देते हैं। तो फिर 31 मार्च को लेके आते हैं, आप बाबर आजम को रखते हैं, शाहीन को हटा देते हैं। फिर हम लेके आते हैं वर्ल्ड कप से पहले को लेके आते हैं, ये तकरीबन 8 अप्रैल की बात है। और उसके बाद ही 9 अप्रैल को आता है अजहर महमूद
27 अप्रैल को आते हैं, जेसन और गैरी आ जाते हैं। वर्ल्ड कप होता है, 9 को सर्जरी का अलाउंस हो जाता है, 9 मई जून को सर्जरी का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। और 23 सितंबर को फखर जमान का होता है, जो आपका एक कनेक्शन कैंप होता है, वहां पे बात होती है, वो उस्मान मतलब को उड़ा देते हैं। तो ये बोर्ड की प्रोसेस में बता रहा हूँ, डेट वाइज बता रहा हूँ। और क्योंकि हम लोग ना आज के दौर में हम जैसन की बात कर रहे हैं या हैंसन की बात कर रहे हैं, हैसन की, लेकिन इससे पिछले कोई काम सही हुआ है हमारे यहाँ? इनको तो कोई जानता भी नहीं होगा ना, ये PSL से पहले बोर्ड तो नहीं जानता था, नकवी साहब तो नहीं जानते थे, इनको लेके आया। मैं ये नहीं बोल रहा हार जीत के ऊपर, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इन लोगों का कि किस तरह से हम लोग ये रन करते हैं बोर्ड को। अभी 4 मार्च को 2025 में हमने रिजवान को वनडे का कैप्टन बना दिया। 4 मार्च ही 2025 को हमने सलमान T20 का कैप्टन बना दिया, आखिर जावेद कोच बना दिया। चैंपियन ट्रॉफी PSL होती है, उसके बाद आप कल जो अनाउंसमेंट हुई है वो नई चीज हो गई। तो आपके सामने मैंने टाइमलाइन रख दी इस बोर्ड की। मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो आप लोग शुरू में बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड में, उनको पता है हमें पाकिस्तान, वो तैयारी पाकिस्तान के लिए करते हैं। ये वजह से ये तो मसला है, वो तैयारी पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमें भी उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी तो हम सीना तान के और सर उठा के और दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं ना इन हालात के बाद। लेकिन जब वो क्रिकेट हो रही होती है तो बेसिकली हमें तकलीफ ये है कि क्रिकेट के वक्त क्यों हम उस तरह वो अपनी छाती फुला के हम नहीं फिर सकते कि वी रूल, तो ये तकलीफ है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये सोच रहा था कि आपको डेट वक्त वाइज भी शायद याद होगा कि किस टाइम कौन सा ऐलान हुआ। काफी जबरदस्त डिटेल दिया आपने वैसे राशिद भाई। अच्छा, अब भट्टी साहब, दिस डिसीजन नए कोच की जो माइक हैसमैन की जो डिसीजन है, ये आपको कैसी लग रही है? वैसे मैंने सही नाम लिया है, माइक हैसमैन है या हैसन है? माइक हैसन। ओके, जो राशिद भाई प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए। माइक हैसन, हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मसला ये है कि 5 महीने बाद गैरी कर्स्टन रिजाइन कर गए, 6 महीने पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के बाद जेसन गिलेस्पी चले गए। तो उन फॉरेन कोचेस को हमने इख्तियारात नहीं दिए, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे। हमने पीछे से कुछ लोगों को लाकर उन कोचेस के लिए मुश्किलात पैदा की। फाइनली वो दोनों घर रुखसत होकर चले गए। तो यही मसला माइक हैसन के साथ है। माइक हैसन वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम है, उन्होंने जिस तरह आपने बताया कि न्यूजीलैंड के कोच रहे, कीनिया के कोच रहे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के डायरेक्टर क्रिकेट रहे। लेकिन अब पाकिस्तान में आने के बाद क्या हम उन्हें वो इख्तियारात दे सकेंगे, फ्री हैंड दे सकेंगे, जिसके तहत वो पाकिस्तान टीम को खड़ा कर सकेंगे? क्योंकि हमने ये देखा जब अमेरिका से हम हार गए T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमने एक कनेक्शन कैंप लगाया, उसके बाद जो रिपोर्ट दी गैरी कर्स्टन की, वो रिपोर्ट कहाँ गई? फॉरेन कोचेस तो अक्सर ये भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हमारी बात नहीं मानते। वो कहते हैं भाई इन्होंने तो कल चले जाना है, हमने यही रहना है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं, हमारी क्रिकेट आज भी इतनी गई गुजरी नहीं है जितने गए गुजरे हमारे नताइज है। लेकिन मसला है कि हम प्रोफेशनल लोगों को ला तो रहे, क्या उनको प्रोफेशनल टीम बनाकर देंगे, प्रोफेशनल अंदाज में काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े सवालात हैं। लिहाजा माइक हैसन को जो अनाउंसमेंट में एक जो सबसे बड़ा नुक्ता है, राशिद भाई भी उस चीज से एग्री करेंगे, पीसीबी ने ये नहीं हमें बताया कि उनकी तकरीरी कितने अरसे की नहीं हुई है। क्या वो 3 महीने बाद फारिग हो जाएंगे या 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है? मीडिया रिलीज में इसका जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 2 कामयाब तरीन फॉरेन कोचेस थे, बॉब वुलमर और मिकी आर्चर। अच्छा भट्टी साहब, PSL का बता दीजिए अब उनका तमाम स्केड्यूल, हमारे पास डेट्स तो कल ही आ गई थी, अब कब कहाँ मैच होंगे, डबल हेडर कहाँ होंगे, वक्त कम है जरा हमारे पास? देखिए अब्दुल्ला, 17 से सैटरडे से पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का पिंडी में। संडे को एक डबल हेडर होगा, मंडे को आखिरी ग्रुप मैच होगा लाहौर कलंदर्स का फ्यूचर, उस मैच में डिसाइड होगा। उसके बाद एक दिन के गैप के बाद फिर टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा
लाहौर, और फिर 3 प्लेऑफ और 25 को जो फाइनल है वो लाहौर में होगा। उसके साथ जो बांग्लादेश की सीरीज जो 25 से शुरू होनी थी, अब वो 27 से शुरू होने जा रही है, और 7 जून को बांग्लादेश का जो आखिरी और 5वां T20 इंटरनेशनल है वो खेला जाएगा। अच्छा, तो राशिद भाई ये बताएं कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है कि हम वापस आ जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि एक दो के नाम तो हमने देखे हैं, लेकिन आपको क्या पता? मुझे तो वार्नर का ही पता है, सिर्फ कराची किंग्स के, बाकियों का इतना नहीं पता, क्योंकि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चली थी लाहौर की, टेरर मिचेल की, और रिशाद को शायद बैन कर दिया पीसीबी ने, और शायद इसमें पाबंदी भी खत्म कर देंगे कितने फॉरेनर ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 में आते हैं। रूल्स में तब्दीली करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी, इनको करनी पड़ेगी, और लोकल मतलब ये रूल्स में तब्दीली तो वन ऑफ सिर्फ इस बार के ही सिचुएशन की वजह से ही होगी। जी, सिर्फ इसी जो रिमेनिंग मैचेस है, 8 मैचेस हैं हमारे, उसमें करेंगे, और शायद कुछ रिप्लेसमेंट भी लेनी पड़े, कुछ प्लेयर अवेलेबल होते हैं। वैसे व्हाट इज योर ओपिनियन, 4 फॉरेन और 1 इमर्जिंग होता है, तो क्या हम मतलब वो फॉरेन की तादाद कम के इमर्जिंग भी ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, इमर्जिंग नहीं, वैसे ही हमारे पास तो 18-20 प्लेयर्स तो होते ही हैं। हम फॉरेनर के 2 प्लेयर मिनिमम खिला सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर लें 2 प्लेयर्स, तो उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है, जिस टीम के पास अवेलेबल है वो खिला सकते हैं। मैं इसमें अब्दुल्ला आपको बताऊं कि जिस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अब नहीं आएंगे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस जो श्रीलंकन प्लेयर है वो आ रहे हैं, लेकिन उनके जो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है फिल एलन, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, और इसी तरह उनके जो मेंटोर है सर विव रिचर्ड्स, वो भी अब नहीं आएंगे। तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो अब शायद टीमों को अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर उसका क्या ऑल्टरनेट होगा भट्टी साहब, ये आपके पास खबर है? देखिए, इसके लिए फ्रेंचाइजीज बैठी हुई है, लोगों से निगोशिएट कर रही है, मेरे ख्याल में अभी नई ड्राफ्टिंग भी होगी क्या? जी हाँ, रीड्राफ्टिंग, रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग होगी। मेरे ख्याल में आज शायद उसका अनाउंसमेंट हो जाए कि कौन कौन लोग आ जाएंगे, लेकिन ये बात राशिद भाई ठीक कह रहे हैं कि डेविड वार्नर ने तस्दीक की है कि वो कराची किंग्स के लिए दस्तयाब होंगे, और उनके कप्तान भी है, लिहाजा वो जो बैलेंस से खराब हो रहा था, तो उनके आने से कराची किंग्स बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा राशिद भाई, ये पॉइंट्स टेबल पे किस तरह फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीच में ठीक ठाक किस्म का एक गैप आ गया, एक मोमेंटम जो था टॉप टीम्स का वो ऑब्वियसली जरा लूज तो नहीं चले, मुतासिर तो हुआ होगा। हाउ डू यू सी दैट, मतलब ये इस गैप से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, लाहौर कलंदर्स की टीम बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि लोकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अगर फॉरेनर प्लेयर नहीं भी आते तो सबसे अच्छी टीम लाहौर बनती है। अगर वो क्वालिफाई करती है तो जीतने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। बैटिंग देख लें और उनकी बॉलिंग देख लें, लोकल्स पे बहुत। दूसरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसके पास लोकल बहुत ही अच्छे हैं। लोकल मतलब नेशनल प्लेयर जो हमारे हैं, शादाब हो गए और सलमान अली आगा हो गए, तो इस टाइप के प्लेयर, इस पे आप जब लोकल प्लेयर आपके पास अच्छे होते हैं और फॉरेनर प्लेयर कम आ रहे हैं, तो आप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो टीमें स्ट्रांग। भट्टी साहब, खबर मिली है अभी एज वी वर हैविंग अ डिस्कशन के इंटरनेशनल जो कोच है माइक हैसन, इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ 2-year पीरियड है, और 2 साल का देते हैं, 2 साल का सभी को देते हैं। 2 साल का। मैं ये कह रहा था कि अगर 2 साल का है तो मीडिया रिलीज में उसका जिक्र होना चाहिए था। चले अभी नहीं, बात तो ये होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट जितना भी हो, कितने अरसे तक उनको काम करने दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो काम करेंगे, होप तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन द पास्ट हमने देखा है कि मतलब इट रियली नेवर, द कॉन्ट्रैक्ट नेवर मैच्योर्स। अच्छा, बीच में मैंने एक इंटरनेशनल खबर देखी थी, उस पे 2 साल का जिक्र था, सो बाकी अब कंफर्म भी हो गया पीसीबी जराए से। एनीहाउ, चलिए जी, दैट इज इट। बहुत शुक्रिया। वैसे आईपीएल का भी पूछ ही लेते कि वहाँ हो रहा है, नॉट दैट वी, इट डजंट मैटर टू अस, बट स्टिल आगे जाके फिर कभी बात कर लेंगे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ऑल्दो इफ़ यू वांट टू कॉल इट लाइक अ फुल ब्लोन वॉर देन यू कॉल इट, लेकिन उसके बारे में हम ज़रा मज़ीद बात करना चाहते हैं, और इस पर हमें ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने, जो कि कश्मीरी रहनुमा है, क्योंकि जो भी सूरत हाल बने, सफ़र कौन करता है? कश्मीरी लोग ज़्यादा करते हैं। That's right. मिशाल कहती हैं आप, पहले तो चलें, जो पाक इंडिया जंग सी रही है, इस पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोदी ने पाकिस्तान को जानते हुए, सब समझते हुए ये सब क्यों किया, और क्या भारत को वाकई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ये होगा? उन्होंने क्या अंडर एस्टिमेट किया? हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या घूम रहा होगा कि उन्होंने कहा कि आओ जी हमला कर दें पाकिस्तान पे।
देखिए इस वक्त की जो हिंदुस्तान की सरकार है वो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स को माइंड में रख रही है, अपने वो जो ऑप्टिक्स हैं इलेक्शंस के उनको रख रही है, और जो उनका जो असल नैरेटिव है डोमिनेंस का कि अखंड भारत के लिए और कहीं भी कोई दहशतगर्दी हो उसकी बेसिस पे वो फॉल्स फ्लैग का जो इंसिडेंट कराते हैं उसकी बेसिस पे उनको इलेक्शंस की विक्ट्री मिल जाती है, क्योंकि हमने उनके लिए एक विन विन टेक्निक होती है। चाहे वो पुलवामा का टाइम हुआ हो, उस टाइम पे भी आपने देखा न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हो गए थे, और जो कुछ हुआ पठानकोट, उड़ी, क्या क्या नहीं हुआ, और मतलब एक के बाद दूसरा और जाफ़र एक्सप्रेस का भी इनकी दहशतगर्दी हुई। मगर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो तब इन्होंने कोई बड़ा ब्लेम डालना होता है। तो ये इनका जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का क्लैश रहा है ये बेसिकली विक्ट्री लेने के लिए था, मगर क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं था कि जंग क्या होती है, जंग की ट्रेनिंग क्या होती है, ये सारा वक्त जो है टीवी के ऊपर ही पूरी दुनिया को फ़तह कर चुके हैं अखंड भारत के नैरेटिव के थ्रू। और जो इनके एंकर्स हैं वो आई थिंक आर्मी चीफ तो वही हैं सारे के सारे, जो कि सारे ऐलानात कर देते हैं। तो अब एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो हिंदुस्तान का, जो मोदी का जो ब्रीड किया हुआ है ओवर द पास्ट 10 years, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ यही दिन रात हेट्रेड का जो है नैरेटिव जो है वो ही उनकी डीएनए में चला गया है। तो उनके लिए आई डोंट नो कि ये एक्सेप्ट करना जो उनकी इतनी बड़ी डिफ़ीट हुई है इंडिया की इस वक्त, जो इन्होंने क्लैशेस किए हैं और जो फिर इनको जो रिस्पांस मिला है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो एक अनइमेजिनेबल किस्म का एक वो शौक में है सारी कौम। और उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ने स्पेशली जो इस वक्त जो सीज़ फायर की बात हुई है वो भी हिंदुस्तान ने मिन्नतें तरले किए हैं, क्योंकि जो लॉस उनको हुआ है उनकी एयर बेसिस का, तो उसके बाद उनका वो एक बहुत ही फॉल्टर हो गया उनका सारा का सारा, जो उनका ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, आवाम का भी और मोदी का। तो दे आर पेइंग द प्राइस। बट मगर मैं ये फिर भी कहूँगी कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। बेशक हमें बहुत बड़ी जीत मिली है और हमें फ़ख्र है अपने शहदा पे, और जो फ़ाइटर्स हैं और जो चाइनीज़ इसके अंदर जो JF-17 जो यूज़ किया गया, और चाइना ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी जो रोल प्ले किया गया, और स्पेशली जो ट्रंप की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है इस हवाले से। मगर जब तक ये जो मेन इशू जो है कश्मीर का वो रिज़ॉल्व नहीं होता तो ये साइकिल मोदी रिपीट करता रहेगा। हार जीत उसके लिए इलेक्शन की इम्पॉर्टेंट है, मुल्क का डिफीट हो जाना आई डोंट नो, क्योंकि अब भी वो यही धमकियां दे रहा है, बुरी तरह आ रहा है, मगर क्योंकि उसने इलेक्शन जीतने, उसने अपने नैरेटिव को बेचना है मंजन को, तो अभी भी वही झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान गया है डायलॉग सीज़ फायर के लिए। अच्छा मिशाल साहब, अब सीज़ फायर हो गया है, होपफुली भारत इसका लिहाज करे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अभी तो सुकून ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये खदशा ज़रूर होता है कि भारतीय हुकूमत अब पाकिस्तान का गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर निकालेगी, और ये हो रहा है, वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, स्पेशली पहलगाम के बाद, उससे पहले भी बहुत बुरे थे, मगर जो दहशतगर्दी वहाँ हमने हत्या कश्मीरियों पे किया, आज भी 3 लोग वहाँ पे शहीद हो गए मासूम कश्मीरी, हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इंकाउंटर्स होते हैं, कासोज होते हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, और जो कश्मीरी कौम जो है वहाँ पे उनके घरों को बुलडोज़ किया जाता है, धमाकों से फाड़ा जाता है, और वो उन फैमिलीज़ जो है 900 जो फैमिलीज़ थी जिनको डिवाइड किया गया है मकबूजा कश्मीर में, जो आज़ाद कश्मीर से जिनकी शादियाँ हुई थी या पाकिस्तान से शादियाँ हुई थी, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि इंडिया में भी, एक वो बहुत बड़ी प्राइस पे की गई है जिनको डिवाइड किया गया है। वो जो 40-40, 50-50 साल से जिनकी शादियाँ हैं, उन बुज़ुर्गों को भी जो है एक दूसरे से जो है वो डिवाइड कर दिया गया फैमिलीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, क्योंकि वॉर्स के भी कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि फोर्स्ड कन्फेशंस कश्मीरियों से लेना, तो एनीथिंग कैन हैपन। अभी भी जो उनका जो हाइप है, जो उनका नफ़रत का जो बयानिया है वो और भी ज़्यादा जो है उनके टीवी पे और उनके बयानात में हम देख सकते हैं। तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीज़ फायर जो है वो कश्मीर के ऊपर नहीं लागू होता। तो अब देखते हैं कि क्या इसका साथ क्या निकलना है, मगर ये है कि हमारा जो डोमिनेंस इस वक्त ग्लोबली आ रही है कि कश्मीर है असल मसला, उस पर ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई है, चाइना भी बोल रहा है, टर्की ने भी कहा है, ईरान बहुत कंसर्न्ड है, नेबरिंग कंट्रीज़ भी, ग्लोबल पावर्स भी, यूनाइटेड नेशंस भी। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन,
कि कश्मीर का मसला जो है फाइनली वंस एंड फॉर ऑल, वरना यही स्पाइरल जो है वो रिपीट होता है। अच्छा, इस पूरे मामले में ये ज़रूर हुआ है कि अमरीकी सदर मसला कश्मीर का हल निकालने के लिए कुछ मुतहरक हो चुके हैं। पहले ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो हमें लगता है कि मतलब होपफुल ही होना चाहिए। आप उन लोगों में शामिल हैं जो बुरे से बुरे हालात में भी ये कहती रही हैं कि मसला कश्मीर का हल जल्द निकलने वाला है, तो आपको ये वक्त अब करीब नज़र आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पीस टॉक्स होनी है या सीज़ फायर के बाद जो भी टॉक्स होनी है, इंडिया का मौक़िफ़ तो उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ही डिसपॉइंटिंग आया है और फिर वही ब्लेम गेम्स पे लगे हुए हैं और उनको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि वो जिस ब्लेटेंटली वो झूठ बोल रहे हैं और उनको जिस तरह फेस सेविंग अमेरिका ने इस टाइम पे दी है एज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट और कश्मीर पे भी जो उन्होंने बात की, क्योंकि सारी दुनिया के सामने आ गया कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच के अंदर, और न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे 27 फरवरी 2019। इस दफ़ा तो पूरे मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को, आज़ाद कश्मीर के अंदर सिविलियंस को टारगेट किया गया है। तो जो भी आगे जो भी डायलॉग्स होने, बातचीत होनी है, वो होनी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि इंडिया शुड नॉट बी प्रोवाइडेड any immunity now for these war crimes. This is unacceptable. Civilians को टारगेट किया जाए, मकबूजा कश्मीर, इज़ इट आज़ाद कश्मीर, ये सब फॉल अंडर द यूनाइटेड नेशंस करते हैं। और फिर जो सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान को सिविलियंस को अटैक किया गया, आज भी मैं हॉस्पिटल में होकर आई हूँ, मिलकर आई हूँ जो इंजर्ड वहाँ पे जो कश्मीरी हैं, जिनका भाई उसामा को शहीद कर दिया गया बाग में, जो इनकी गोलाबारी दिन रात रही, अभी भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, सबसे खूनी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अवाम जो है दोनों पार आर पार जो है उनका कत्लेआम हिंदुस्तान की तरफ से होता है अनप्रोवोक्ड फायरिंग से। तो मेरा तो यही है कि डायलॉग जो भी हो उसके अंदर सबसे बड़ी डिमांड एक ये भी है कि इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए हमारी हुर्रियत की क़यादत को, और जो एज अ गुडविल जेस्चर, और जितने भी हमारे कश्मीरी कैदी हैं। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पाकिस्तान की जो खबर आई है हमें इंडियन अखबारों से भी मुझे आई है कि BSF के सोल्जर भी यहाँ पे अरेस्टेड हैं, तो उनको स्वॉपिंग में यासीन साहब को और जो हुर्रियत के रहनुमा हो उनको रिलीज़ किया जाए। और जहाँ कहीं भी ये डायलॉग, चाहे वो जिनीवा में हो, जहाँ कहीं भी हो रहा हो, उसके अंदर जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीर के जो हुर्रियत के, उन लीडरशिप को उसके अंदर बिठाया जाए। ये हमारा डायरेक्ट मुतालबा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और जो सालसी का रोल जो प्ले करना चाह रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो OIC के ममालिक हैं, कि उसके बगैर ये अब एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जो भी, क्योंकि अगर ये हमने सिर्फ एक पॉज बटन पर ही रुक जाना है तो दुनिया रुक नहीं सकती। जुल्म और बर्बरियत तो बढ़ती जा रही है, और इनकी दहशतगर्दी जो है और इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में जो है कभी ना कभी मूड चेंज होगा, हाइपर हो जाएंगे मिस्टर मोदी, या दिमाग पे कुछ और दौरा पड़ेगा और फिर कुछ ये करेंगे और फिर उसके बाद पूरा खित्ता जो है आग की लपेट में आ जाएगा। तो ये भी बहुत लाजमन है कि इसका कोई टाइम फ्रेम हो कि इसकी सोल्यूशन निकाली जाए। शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। और सर्टनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए और कश्मीर पे बात होगी, सो उसमें कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा है उनकी आवाज़ होना, उनकी राय शामिल होना, उनका इन मुज़ाकरात में फ़रीक होना बहुत अहम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, अभी ज़ाहिर है पाक भारत सूरत हाल जो बनी, जंग हुई और पाकिस्तान की हर सतह पे कामयाबी का कौम जश्न मना रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू आया है, कंटेंट क्रिएटर हैं उनके साथ। बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर का नाम भी ले लेते हैं ना, तो सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पे आया है और इनका नाम है मारियो नोफेल, कंटेंट क्रिएटर है। उनको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए बानी PTI के बेटों ने कहा है कि उनके वालिद ने हमेशा उन्हें खामोश रहने का कहा था, लेकिन अब उनका कहना था कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा और हमारा ख्याल था सब चंद हफ्तों के लिए होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब 2 साल हो गए हैं। इमरान खान के बेटों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत इंसान है और उन्हें तोड़ना आसान नहीं। बानी PTI के बेटों ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, आलमी बरादरी को मुदाखलत करनी चाहिए, ये इंसानी हकूक़ का मामला है।
ऑल्दो हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मुहैया नहीं किए जा रहे हैं, उनको तमाम सहूलतें जो इस सतह के कैदियों को मैसर होती हैं वो दी जा रही हैं। हालांकि इनका कहना है कि उनको टॉर्चर भी वहाँ किया जा रहा है। अच्छा, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि बानी पीटीआई के बेटों ने ये इंटरव्यू जंगी सूरत हाल से पहले दिया था और रिलीज़ अब किया गया है उन्होंने। तो अगरचे दोनों बेटों का मौक़िफ़ रहा है कि वो सियासत से दूर हैं, लेकिन इससे पहले भी छोटी मोटी गुफ्तगू में वो पार्टी ही की लाइन जो है वो ऑब्वियसली वो लेते रहे हैं। अगरचे पार्टी जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ रही है, लेकिन इस वक्त बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम हो या उनकी बहनें, बहरहाल सियासी किरदार जो है वो सारी अदा कर रही हैं। और हमारे यहाँ शायद ये है भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये होता है और ये होगा अपेरेंटली। अगर ये समझते हैं कि यहाँ नहीं होगा तो ये हमारी गलतफहमी है कि यहाँ नहीं होगा। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, लोग ज़रा टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये बताया गया है कि रिकॉर्डेड तो पहले से था, रिलीज़ इस मौके पे किया गया है, फिर बच्चों के मामू ने भी इस पे ट्वीट किया, फिर बच्चों का भी इंटरव्यू सामने आया। सो व्हाट डू यू थिंक, अब ये ऐसे मौके पे जब ज़ाहिर है एक जंगी सूरत हाल बनी थी और कौम पूरी यकजा नज़र आ रही थी, पाक फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, और पीटीआई का हमारी अफवाज पाकिस्तान को लेकर या इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जो मौक़िफ़ है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। या फिर उमर मे बी इसका इम्पैक्ट ही तब ना होता बिकॉज कौम इतनी ऑब्वियसली किसी और चीज़ में इतनी इन्वेस्टेड थी कि उस वक्त ये इंटरव्यू तो आया गया हो जाता। नहीं, टाइमिंग पे तो मुझे भी लगता है कि टाइमिंग उनके हवाले से मुनासिब नहीं है। जिनको वो जिस ऑडियंस को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं उनके हवाले से तो शायद वो उनकी तवज्जो ही अब इस तरफ ना जाए कोई मुस्तकबिल करीब में। अगर इन्होंने पहले इंटरव्यू कर लिया था तो ये उस टाइम चला देना चाहिए था। चलें, खैर ये है कि उनको ये तो नहीं आइडिया था क्वाइट लाइकली कि ये पहलगाम के वाक़े के बाद ही हुआ हो, और उन्होंने सोचा हो कि जो ही टेंशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम चलाएंगे। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लेट हो सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जो है मैंने जो एक इंटरव्यू इनका सुना है, जो मुझे इसमें कोई 2-3 चीज़ें पता चला है या मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये है कि जो उन्होंने वो आए हैं वो अपने वालिद की मर्ज़ी से आए हैं। वो बता भी रहे हैं जी कि वो पहले हमें कहते थे कि आप ना आएँ, अभी हमने उनसे इजाज़त ली है। तो लिहाजा ये जो मुख्तलिफ खान साहब के जो वेपन्स हैं, इनके जो एक स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें एक ये भी है कि किसी स्टेज पे अपने बेटे जो हैं उनके ज़रिए भी एक अपील की जाए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा, दूसरा इसमें ये चीज़ भी है यहाँ हो रही है कि वो कोई मुल्की लेवल पे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अगर मुज़ाकरात करें भी तो उस टाइम पर करें कि जब कहीं बाहर से प्रेशर आए, वो एक ताकि वो एक इक्वल लेवल पर करें और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये लगे कि अब हमारे पास ऑप्शन को नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारा साथ यानी कि हमारे साथ जो है यानी कि इमरान खान का साथ दे रही हैं। अब जो सूरत हाल बदल रही है ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद, और इन पर्टिकुलर ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद, एक तो ये है कि ओवरऑल जो आर्मी की अप्रूवल रेट है, मेरे ख्याल है कि अगर अभी कुछ सर्वे होगा तो वो काफ़ी ऊपर चला गया है। यानी कि ये कोई तवक्को नहीं करता था कि जितना इमरान खान ने आर्मी को डैमेज किया था, यानी नज़र नहीं आ रहा था कि कोई इतनी जल्दी कोई उनका जो इमेज है वो रिस्टोर होगा। लेकिन जो पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी वजह से उनकी जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये भी जब नहीं था तो उस टाइम वो इन प्रेशर को नहीं ले रहे थे, तो अभी तो और ज़्यादा चांसेस कम नज़र आते हैं। तो दूसरा ये है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया का जिस तरह से पीटीआई ने कोई उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी लगा कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो तो मौजूदा हुकूमत के साथ के ज़्यादा करीब है, ना कि उन डॉक्टर्स के जो उधर से इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो लिहाजा उनको तो ऑलरेडी मायूसी हुई है। इसी तरह जो आलमी अदारे हैं वो भी जो एक अमेरिका में जो भी इंतज़ामिया होती है उसका पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट होता है। तो जो आलमी इदारे हैं वो भी आई डोंट थिंक दे विल बॉदर मच। अच्छा, गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है चीमा साहब,
आप उसमें बताइएगा एक दो हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है, ट्रंप साहब का जैसे मौक़िफ़ सामने आया, पहले सीज़ फायर उन्होंने कराया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, ये भी कह दिया कि हम तो आपके साथ 100 बिस्मिल्लाह ट्रेड भी करना चाहते हैं। एक क्लोजनेस नज़र आ रही है, मतलब ट्रंप साहब को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद जितना था अब उससे ज़्यादा है। फिर आपने अभी बात की कि हमारी पाक अफवाज की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, जिस तरह का मार्का उन्होंने सर अंजाम दिया है, सर्टनली होना भी था जो PTI ने डैमेज किया था। इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश, कोई रास्ता ऐसे माहौल में आपको जल्द निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ जी ज़रा पूरे मुल्क में यकजहती का माहौल है, चल इस मसले को भी हल कर लेते हैं? और उमर एक लिहाज से ये भी देखा जाए कि पिछले पूरे हफ्ते में जब ये सब कुछ हुआ है तो खान साहब की कमी कोई ख़ास महसूस नहीं हुई, मतलब उनका होना या ना होना इस सूरत हाल में इट डिड नॉट, पूरी कौम इकट्ठी नहीं है, उसके बावजूद भी थी, एक महाज पे थी। अब खान साहब वेयर ही स्टैंड्स वाज नॉट अ क्वेश्चन इन द होल थिंग। अरे ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए तो जो इस टेंशन का रिजल्ट आया है वो इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, यानी कि वो अगर अपने तनाज़र में देखें कि इससे उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इससे उनका केस या उनकी पोजीशन या चीज़ें उनकी फेवर में नहीं गई, उनके अगेंस्ट गई हैं। और फिर यह है कि PTI का ये बड़ा मसला है बेसिकली इमरान खान के जेल में रहने में या उसको तूल देने में। ये भी जो PTI का एक अपना किरदार भी है, इमरान खान का अपना किरदार है कि जिस अंदाज में वो चलना चाहते हैं, ये बजाते खुद जिनके ज़रिए आए हुए हैं, तो अगर आप उनको चैलेंज कर लेते हैं और फिर या तो ना कि आपका कोई सियासी जमातों के साथ ही कोई मामला ठीक हो, आप किसी के साथ नहीं, यानी कि आपकी नज़र में जमहूरियत ये है कि मैं जमहूरियत हूँ, इसके अलावा कोई किसी को राइट नहीं है, यानी कि अपनी ज़ात में आप ऑटोक्रेट हैं। तो यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो एक उनको फ़ायदा हुआ वो ये है जी कि अवाम ने कहा कि यार बड़ा लीडर है, लेकिन ये है कि ये तो बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना कि आपने अल्टीमेटली किसी जगह पे अपने लिए कोई डील नेगोशिएट करनी है या आपने बताना है कि मेरे साथ अवाम है, तो आपने जिनके साथ नेगोशिएट करनी है उनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है। तो जो ये इम्पेक्ट आया है इस सारे अमल में वो मेरे ख्याल है कि इमरान खान के लिए कोई मस्बत खबर नहीं है। क्या अखज़ करें, मतलब क्या बिटवीन द लाइंस ये रीड कर लें कि इनके वालिद साहब को जब रिहाई मिल जाएगी तो वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में वक्त गुजारेंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे? फिर आपको पता है इनकी साबिका अहलिया वो भी ट्वीट कर रही हैं और इनके वो तो अपने बेटों का एक्चुअली इंटरव्यू ही पुश कर रही थी कि इसको शेयर करें, पुश करती हुई नजर आई। सो क्या हम बिटवीन द लाइंस ये कर लें कि हाँ जी अगर रिहाई हो जाती है, या कहने की कोशिश है कि शायद इंग्लैंड आ जाएं और कुछ हमारे साथ वक्त गुजारें? देखिए इमरान खान जो है ना, इमरान खान का अगर वो चुप रह सकते हो ना तो फिर तो वो शायद जेल में ना हो। बेसिकली जो बज़ाहिर लगता है, जो एक स्ट्रेटजी लगती है उसमें ये रखता है कि उनको चुप रखने के लिए उधर रखा गया है कि वो बाहर आएंगे तो वो फिर बोलेंगे, और फिर यह है कि उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। अच्छा, इसको PTI वाले बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं जी कि ये देखें जी, लोग कहते हैं कि इमरान खान की कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन यह है कि जब आप एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, आप कंट्री की बात कर लें, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लें, तो जो बंदा जिसका कोई जामन नहीं हो सकता ना, ये देखें हमारी कोई जॉब के लिए भी कोई रेफरेंस लेटर होता है कि कोई बंदा बताता है कि यार अच्छा आदमी है तो ये फलां जो है चीज़ें ये कर सकता है, तो इसकी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। तो जिस बंदे को गारंटी देने वाला नहीं होता वो एक बड़ा डेंजरस भी होता है पूरे सिस्टम के हवाले से कि यार इसका कोई पता नहीं है कि ये अपनी ज़ात से बढ़कर किसी को समझते ही नहीं है, और इसका ये ख्याल है कि वो खुद हरफ आहर है, और फिर ये है कि वो किसी के टाइम कुछ भी कर सकता है, और जो उसको बाहर भी लेकर आएगा किसी टाइम पे उनको भी वो डिच कर सकते हैं। तो इस सारे अमल में ये जो चीज़ें हैं जो कि अवाम की नज़र में उनको पॉपुलर करती हैं, वो ख्वास की नज़र में उनको डेंजरस भी करती हैं, यानी कि वो और फिर यह है कि उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी इख्तियार की हुई है उसमें तो बज़ाहिर ये लगता है जी कि टाइम एक बेहतरीन हल है, इनको रहने दें, यानी कि इनकी चॉइस है कि अगर ये जेल में रहना चाहते हैं कितनी देर रहना चाहते हैं। बाकी ये है कि केसेस उन पर ठीक हैं या गलत है, ये भी नहीं है कि सारे केसेस उन पर गलत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, इनके जो मुखालफिन पर पहले तैयार हुए वो भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, बल्कि इनके केसेस में शायद एविडेंस ज़्यादा उनकी निस्बत। तो यानी कि ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये उनकी चॉइस है, यानी कि अब बज़ाहिर हर गुजरते हुए दिन के साथ
जो हुकूमत है सिचुएशन उसकी फेवर में जा रही है। अच्छा, बहुत खुश कर रही है अभी इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जाहिर है एकदम से अपना पूरा मीडिया, अपना पूरा सोशल मीडिया जो उनकी ताकत है, उन्होंने उर्दू डबिंग के साथ भी इमरान खान के अपने हैंडल से ये इंटरव्यू पोस्ट किया है। और आपको पता ही है हमारे सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ पाकिस्तान की जो भारत के साथ मुख्तलिफ महाजों पर जीत हुई है उसी की बात हो रही है। सो एकदम से हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने अभी 20 मिनट पहले इमरान खान के हैंडल से उर्दू डबिंग के साथ इसको पोस्ट किया। सो दे रियली ट्राइंग टू पुश इट नाउ। देखिए, इनका जो बेसिकली तो इमरान खान कल्ट है ना, ये पूरी ज़िंदगी जो पीटीआई की वो इमरान खान के गिर्द घूमती है। इवन मैं देख रहा था कि जब ये टेंशन चल भी रही थी तो उस दौरान जिन लोगों ने कोई इवन फ़ौज के हक में ट्वीट किए, ओवरऑल मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की, तो साथ उनका ट्वीट इमरान खान की रिहाई के बगैर ख़त्म नहीं हो रहा था। शायद ये आपस में भी एक दूसरे से बड़े डरते हैं ना, जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गया ना, ये इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सियासी इंतहा पसंदी पीटीआई के अंदर ना, तो वो जिस एक्सट्रीम पर पहुंचे हैं उसमें वो कोई एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते कि सिचुएशन का ये तकाजा है। तो लिहाजा सबको अपने साथ जो है ना वो एक लाइसेंस रखना पड़ता है कि मैं इमरान खान से आज भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। ये इस तरह समझें कि जैसे इनकी हलफ की अलामत है, जो कोई भी ट्वीट हो ना उसमें वो रिफ्लेक्ट होना होता है, और फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको रिट्वीट भी इसीलिए करते हैं। तो ये जो आपने बात की अभी, तो उनको कुछ देर के बाद कंटेंट मिला है, यानी कि सारा वो वार में ज़्यादा मसरूफ़ थे कि ओवरऑल को बात सुन नहीं रहा था, ना कोई उधर के जेल में क्या हो रहा है। तो अभी उसके बाद उन्हें कोई मौका मिला है तो उनके ज़हन में ये भी है कि हम किस तरह इस केस को अलाइव रख सकते हैं, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से डिस्कस होता रहे। मगर इमरान खान की जो बहन है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो इस वॉर को वॉर नहीं नूरा कुश्ती कह रही थी। यही मैं बात करने लगा था कि इनका जो ख्याल है या इनकी जो आज तक स्ट्रेटजी रही है, इन्होंने सोचा कि हम बोलेंगे तो हम बचेंगे, लेकिन लगता है कि जितना ये बोल रहे हैं ना उतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। ना इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है, और जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि पार्टी में इंतहा पसंदी बड़ी बनी है, और उसको प्रमोट करने में भी इमरान खान का किरदार है कि सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के करीब होने के चक्कर में जो कोई बड़े से बड़ा, कोई अनोखे से अनोखा को बयान दे सकते हैं ना, वो उस तरह से देते हैं। अब ये है कि अलीमा खान जो है वो भी अपने क्रीडेंशियल स्टैब्लिश कर रही हैं, इमरान खान को बता रही हैं कि भाई अगर बुशरा बीबी बाहर नहीं थी तो मैं वो सारी कमी पूरी कर रही थी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके यही बयान जो हैं, ये जो एक बदइतमादी है ना उसको बढ़ा रहे हैं। आप कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं ना उनकी भी मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी कोई दुकानदार भी हैं, आप किसी मार्केट में हैं, आप बताएं कि कोई ऐसा आदमी कि जिसके बारे में कोई बंदा जामन ही ना हो, आप उसके साथ कारोबार कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं होता, ये हर फील्ड में मसला है। आप जो है यानी कि आपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके गिर कोई 4 लोग हों, यानी कि कोई ऐसा बंदा अनप्रिडिक्टेबल हो कि जिसकी कोई गारंटी ना दे सकता हो, आप तो उससे कोई बात ही शेयर नहीं कर सकते। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए हैं आज की हमारी इस बहस में। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और अब चूंकि एक्स खुल चुका है तो डू राइट इन टू अस एंड टेल अस हाउ यू फील अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। और ख़ास तौर पे इफ़ यू फील कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मज़ीद कुछ डिस्कशन करनी चाहिए, डू गिव अस योर सजेशंस एज वेल। ओके, दैट्स इट। We'll see you tomorrow. Inshallah. Bye.